लास्ट क्लास में हम लोगों ने YDSC के हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट्स वगैरह किए थे और उसमें कुछ कुछ क्वेश्चंस वगैरह जो किए थे, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस थे, वो कर लिए थे। और एक शेप देखा था, शेप्स ऑफ द इंटरफेरेंस फ्रिंजेस, किस किस तरह के शेप्स हमें मिलते हैं। आगे भी हम लोग शेप्स एंड साइजेस देखेंगे कि इंटरफेरेंस पैटर्न का किस टाइप का शेप एंड साइज मिलेगा जब हम लोग मॉडिफिकेशंस देखेंगे। YDSC एक्सपेरिमेंट के मॉडिफाइड कुछ एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, वो जब हम लोग देखेंगे तो उसमें हम लोग और भी इसके शेप्स देखेंगे। आगे चलते हैं। देखो, जब YDSC एक्सपेरिमेंट किया गया तो उसमें एक कंपलसरी पॉइंट ये था कि सिर्फ एक ही वेवलेंथ को यूज करना है। क्यों? क्योंकि जब फॉर्मूला हमारा निकल करके आया था तो फॉर्मूला क्या निकल के आया, y इज इक्वल टू लेमडा d/d, n से मल्टीप्लाई कर लो। इसका मतलब अगर लेमडा वेरी करेगा तो हमारा y भी वेरी करेगा। तो इसीलिए जब सोर्स लिया गया तो सोर्स कैसा लेना था, मुझे मोनोक्रोमेटिक लाइट लेना था। अगर मोनोक्रोमेटिक लाइट नहीं होगा तो फिर हमें अलग अलग वेवलेंथ के लिए अलग अलग लोकेशंस मैक्सिमा के मिलेंगे, बराबर। तो दो तरह का चीज होता है, एक मोनोक्रोमेटिक लाइट होता है और एक कोहेरेंट सोर्स होता है। कोहेरेंट सोर्स एंड मोनोक्रोमेटिक सोर्स, दोनों का क्या मतलब होता है बताओ जल्दी से, पता है किसी को? So मोनोक्रोमेटिक, जिसका फेज डिफरेंस सेम रहते हैं वो कोहेरेंट। मोनोक्रोमेटिक का मतलब क्या हुआ, बताओ मोनोक्रोमेटिक का मतलब क्या हुआ? लैम्डा इज कांस्टेंट और सिंगल वेवलेंथ, ठीक है क्या? कोई भी ऐसा सोर्स जो कि एक सिंगल वेवलेंथ को इमिट करता हो, सिंगल वेवलेंथ निकलता हो, जैसे कि हमारा n इज इक्वल टू 1 है और n इज इक्वल टू 2 है। कोई भी इलेक्ट्रॉन जब ट्रांजिशन करेगा तो इससे जो भी वेव्स निकलेंगे उसका एक ही वेवलेंथ होगा, चाहे कितने बार ट्रांजिशन क्यों ना करे, एक ही वेवलेंथ होगा। तो मुझे एक ही वेवलेंथ को पास कराना होता है YDSC एक्सपेरिमेंट में। तो यहाँ पे जो आते हैं वेव्स, वो कैसे होना चाहिए, सिंगल वेवलेंथ का। तभी मुझे एक क्लियर मैक्सिमा मिनिमा का पैटर्न बनता हुआ दिखेगा सिंगल वेवलेंथ का, बराबर, ऐसा। तो इस जगह पे तुम्हें मैक्सिमा मिनिमा बनता हुआ दिखेगा। और भी आगे करेंगे, अभी हम लोग दो तीन एक्स्ट्रा वेवलेंस लेकर के और फिर हम लोग एक्सपेरिमेंट्स को कराएंगे। तो ये पहला था। दूसरा क्या है, कोहेरेंट सोर्सेस। कोहेरेंट सोर्सेस का क्या मतलब है बोलो? कोहेरेंट सोर्सेस का मतलब ये है कि अगर ये सोर्स है हमारा S1 और ये सोर्स है S2 और इन दोनों के कारण से इस P पॉइंट पे इंटरफेरेंस हो रहा है, तो P पॉइंट पे अगर इंटरफेरेंस हो रहा है तो डेल्टा फाई जो फेज डिफरेंस होना चाहिए वो कांस्टेंट होना चाहिए, वो टाइम के साथ वेरी नहीं करना चाहिए। जितना भी वैल्यू हो वो कांस्टेंट हो, वो टाइम के साथ चेंज नहीं होना चाहिए। दिस डेल्टा फाई या फिर फेज डिफरेंस ऑफ बोथ द सोर्सेस, फेज डिफरेंस एट पॉइंट P should be constant. That means that means phase difference must not be a function of time or does not vary with time or does not vary with time। मतलब यहाँ पे जो भी फेज डिफरेंस आ गया वो कांस्टेंट रहे। ऐसा नहीं कि टाइम t इज इक्वल टू 0 पे फेज डिफरेंस है 0, टाइम t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे फेज डिफरेंस आ गया π/3, और फिर जब टाइम 2 सेकेंड देखा गया तो फेज डिफरेंस फिर कुछ π/3 के जगह पे आकर के कुछ भी हो गया, 2π/3 हो गया लेट से। तो यहाँ पे फेज डिफरेंस जो है वो टाइम के साथ कांस्टेंट नहीं रह रहा है, जैसे जैसे टाइम बढ़ते जा रहा है फेज डिफरेंस हमारा चेंज होते जा रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए,
ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है, कोहेरेंट सोर्सेस का मतलब होता है कि इसका फेज और इसका फेज सेम। नहीं, जरूरी नहीं कि इन दोनों का फेज सेम हो, लेकिन पी पॉइंट पे जब इंटरफेयर कर रहा हो तो वो जितना भी फेज कांस्टेंट निकले वो हमेशा क्या होना चाहिए, टाइम के इंडिपेंडेंट होना चाहिए, टाइम पे डिपेंड नहीं करना चाहिए। जैसे फॉर एन एग्जांपल, तुम्हें अभी नहीं समझ में आया, मैं दे देता हूँ। फाइव वन कितना हो गया, ओमेगा टी माइनस ऑफ के एक्स प्लस थीटा वन, एंड फाइव टू जो हो गया दूसरे सोर्स का, वाई वन सोर्स और ये वाई टू सोर्स, ओमेगा टी माइनस ऑफ के एक्स प्लस थीटा टू। लेट से ये के वन एंड के टू है और ये ओमेगा वन एंड ओमेगा टू है। अब अगर मैं इस जगह पे फेज डिफरेंस लूंगा डेल्टा फाइव, तो डेल्टा फाइव क्या आ जाएगा, फाइव टू माइनस ऑफ फाइव वन विल बी इक्वल्स टू ओमेगा टू माइनस ऑफ ओमेगा वन इंटू टी, और माइनस ऑफ के टू माइनस के वन इंटू एक्स प्लस डेल्टा थीटा जो भी है। तो यहाँ पे देखो, ये एक टाइम पे डिपेंड कर रहा है ना। ये डेल्टा फाइव किस बात पे डिपेंड कर रहा है, टाइम पे डिपेंड कर रहा है। तो इसका मतलब ये इंटरफेरेंस पैटर्न क्रिएट तो करेगा, लेकिन वो इंटरफेरेंस पैटर्न एक टाइम वेरिंग होगा। जहाँ पे मैक्सिमा मिल रहा है, हो सकता है कुछ टाइम के बाद वहां पे मिनिमा मिलने लग जाए, हो सकता है उस जगह पे इंटेंसिटी चेंज हो जाए। तो ये कोवेलेंट सोर्सेस का मतलब होगा। इसीलिए हम लोग जब भी सोर्सेस यूज करते हैं तो कोवेलेंट सोर्सेस यूज करते हैं, जिसके कारण से हमारा इंटेंसिटी उस लोकेशन पे फिक्स हो जाए, टाइम के साथ चेंज ना हो। तो कोहेरेंट सोर्सेस हमेशा ही हम लोग यूज करते हैं, कोई सा भी मतलब इंटरफेरेंस करा रहे हो, कोहेरेंट सोर्सेस ही यूज करते हैं, इवन साउंड वेव वगैरह में। अदरवाइज हम लोग कोई भी ऑब्जर्वेशन या रीडिंग नोट नहीं कर पाएंगे ना, इंटेंसिटी वेरी कर रहा है, क्या मतलब है फिर। चलो अब आगे चलते हैं, वाईडीएससी विथ व्हाइट लाइट, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट विथ व्हाइट लाइट। तो ऊपर जो भी हम लोगों ने देखा उसमें क्या देखा था, मोनोक्रोमेटिक, लेकिन व्हाइट लाइट में ढेर सारे कलर्स होते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, पॉलीक्रोमेटिक, है ना, पॉलीक्रोमेटिक। और अगर मैं इसके स्पेक्ट्रम के बारे में देखूं तो वी आई बी जी वाई ओ आर तक होगा। और वेवलेंथ इस डायरेक्शन में जाएंगे तो क्या होगा, बढ़ेगा। तो लैम्डा ऑफ रेड इज ग्रेटर देन लैम्डा ऑफ वॉलेट, ये हमें पता है, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का हमें काम है नहीं। तो मैंने क्या किया, एक वाइट लाइट लिया और उसको फॉल कराया। सबसे पहले तो मैं वाईडीएससी एक्सपेरिमेंट का सेटअप बना देता हूँ। ये ऐसा सेटअप है, ये है सोर्स वन और ये है सोर्स टू। और इस जगह से लाइट को फॉल कराया, कौन सा लाइट, व्हाइट लाइट। तो व्हाइट लाइट में डिफरेंट कलर्स, वी आई बी जी वाई ओ आर, जिसमें कि ये है हमारा वॉलेट, ये है वॉलेट, और ये है हमारा रेड। तो रेड का सबसे ज्यादा वेवलेंथ होता है, तो इंटरफेरेंस होगा, बिल्कुल होगा। और इंटरफेरेंस होगा तो मुझे स्क्रीन पे क्या दिखेगा, तुम लोग बताओ, कैसा पैटर्न बनते हुए दिखेगा। सबसे पहले ये बताओ, सेंट्रल मैक्सिमा पे क्या होगा, मुझे व्हाइट दिखेगा या रेड दिखेगा, वायलेट दिखेगा, ग्रीन दिखेगा, येलो क्या दिखेगा। हम्म, वाइट। क्या दिखेगा हमें, सेंट्रल मैक्सिमा पे हमें व्हाइट दिखेगा। क्यों दिखेगा व्हाइट, रीजन बताओ। क्योंकि इस प्रोसेस ऑफ लोकेशन मामला। पे सभी के लिए मैक्सिमा बनेगा। दिस इज सेंट्रल मैक्सिमा, इसका मतलब अगर तुमने सिर्फ और सिर्फ
रेड लाइट को ही यूज किया होता इस जगह से, तो इस लोकेशन पे रेड का ही मैक्सिमा मिला होता, रेड का मैक्सिमम मिला होता। और अगर तुमने इस जगह पे वॉयलेट लाइट ही यूज किया होता तो वॉयलेट लाइट का भी मैक्सिमा इसी जगह पे मिलता। मतलब ढेर सारे जितने भी सारे कलर्स हैं सभी के मैक्सिमा इस जगह पे मिल रहा है, और सभी कलर वापस से मिक्सअप हो गए। तो मिक्सअप होने के बाद क्या मिलना है मुझे, वाइट मिलना है, बेसिक सा चीज। ठीक है। यस। अब मैक्सिमा की बात कर लेते हैं। तो ये था हमारा सेंट्रल मैक्सिमा। उसके बाद फिर क्या आएगा, मिनिमा आएगा। ठीक है। तो मैं फर्स्ट मिनिमा देखता हूँ। फर्स्ट मिनिमा, बताओ फर्स्ट मिनिमा किसका पहले बनेगा। वी आई बी जी वाई ओ आर में ये जो डिस्टेंस होता है, ये डिस्टेंस क्या होता है, वाई होता है। और वाई का जो हम लोग वैल्यू लिखते हैं वो क्या लिखते हैं, पहला है, फर्स्ट है ना, 2n-1/2 लैम्डा डी बाई स्मॉल डी। और क्योंकि ये फर्स्ट है, मैं वैल्यूज को पुट कर लेता हूँ, बीटा बाई 2 हो जाता है, लैम्डा डी बाई 2d। ये आए फर्स्ट मिनिमा के लिए। क्या कैपिटल डी स्मॉल डी सभी कांस्टेंट है हर एक वेवलेंथ के लिए, लेकिन इसमें वेवलेंथ चेंज हो रहा है। तो जो लेमडा का वैल्यू बड़ा होगा जिसके लिए, वो उसके लिए वाई का भी वैल्यू बड़ा होगा। तो वेवलेंथ मैं रेड के लिए क्या बोलूंगा, ज्यादा है, और वायलेट के लिए कम है। तो वाई का जो वैल्यू होगा वो रेड के लिए क्या होगा, ज्यादा, ज्यादा। ज्यादा होगा, और वायलेट के लिए कम। अब थोड़ा सा ट्रिकी पॉइंट है, मैं समझाऊंगा थोड़ी देर में। हमें क्या पता चल गया, रेड जो है वो सबसे ऊपर मिनिमा बनाएगा। तो रेड का मिनिमा इस लोकेशन पे होगा, और वायलेट का मिनिमा इस लोकेशन पे होगा। ये हमारा फर्स्ट मिनिमा ऑफ वायलेट लाइट, एंड ये हमारा फर्स्ट मिनिमा ऑफ रेड। तो क्या होगा, इंटेंसिटी का मैं अगर ग्राफ बनाऊं तो वो ऐसा होगा, है ना, इस तरफ भी ऐसा होगा। और वॉलेट का कैसा होगा इंटेंसिटी का ग्राफ, इस टाइप से। समझ में आ रहा है क्या, अरे बोलो समझ में आ रहा है या नहीं। तो मुझे हाँ इस लोकेशन पे क्या दिखेगा, इस लोकेशन पे क्या दिखेगा, फर्स्ट मिनिमा जो बनेगा वहां पे क्या दिखेगा। मेरी बात समझ में आ रही है, मिनिमा का मतलब क्या होता है, इंटेंसिटी जीरो। इस जगह पे किसकी इंटेंसिटी जीरो होगी, इस जगह पे वॉलेट की इंटेंसिटी पहले। जीरो होगी। लेकिन क्या रेड की इंटेंसिटी जीरो हुई है क्या, नहीं, रेड की इंटेंसिटी तो है, बराबर है क्या। इवन हाँ। ढेर सारे कलर हैं, आई है, बी है, जी है, वाई है, आर है। तो सिर्फ और सिर्फ इसका इंटेंसिटी जीरो हुआ है, लेकिन इतने सारे कलर का इंटेंसिटी तो जीरो नहीं हुआ है ना, वो सारे कलर तो मिक्स होंगे, बराबर। मेरी बात समझ में आई कि नहीं। हाँ सर। तो ये सारे कलर अगर मिक्स होते हैं तो मुझे कौन सा कलर दिखेगा, उस पर डिपेंड करता है कि तुम्हें फर्स्ट मिनिमा पे क्या दिखेगा। तो क्वेश्चन में पूछा जाता है कि अगर हम लोग सेंट्रल मैक्सिमा से ऊपर जाते हैं, सेंट्रल मैक्सिमा से ऊपर जाते हैं तो मुझे कौन सा कलर दिखेगा, है ना, कौन सा कलर मुझे दिखेगा। तो सबसे पहले मुझे क्या दिखेगा, उन सभी कलर का मिक्सचर। उसके बाद फिर उस जगह पे रेड की इंटेंसिटी हो जाएगी जीरो इस लोकेशन पे। तो बाकी डिफरेंट कलर का मिक्सचर दिखेगा। तो बेसिकली हो जाता है उल्टा, इस जगह पे ज्यादातर रेड दिखेगा और इस जगह पे ज्यादातर वॉलेट दिखेगा। ये अपोजिट होता है, काइंड ऑफ तुम बोल सकते हो कि मिक्सचर, मिक्सचर बन गया। और मिक्सचर हमेशा इस टाइप का
कलर का दिखता है। क्लियर है, समझ में आया क्या? तो देखो ये क्वेश्चन जो है काफी ज्यादा थोड़ा ट्रिकी है, क्योंकि तुमसे अगर मिनिमा के बारे में पूछा जाए तो सबसे ऊपर जाने पे सबसे पहले मिनिमा मुझे किसका मिलेगा, तो मुझे सबसे पहले वॉलेट का मिनिमा मिलेगा। लेकिन अगर पूछा जाए सबसे पहले कौन सा कलर मुझे ऊपर जाने पे दिखेगा, तो ऊपर जाने पे मुझे कलर दिखेगा रेड। इस तरीके से तुम्हें इसका आंसर देना पड़ेगा। तो वाईडीएससी एक्सपेरिमेंट अगर हम लोग व्हाइट लाइट से करें तो व्हाइट लाइट का भी वाईडीएससी एक्सपेरिमेंट होगा, लेकिन जो इंटेंसिटी का मैक्सिमा मिनिमा होगा वो हर एक वेवलेंथ के लिए अलग अलग डिस्टेंस पे होगा। इस बात का ध्यान रखना है हम लोग। समझ में आया क्या? हाँ। हम्म। इसको हटा देता हूँ। क्वेश्चन इस पे करते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चन ऐसा है कि ए बीम ऑफ लाइट हैविंग वेवलेंथ लैम्डा वन, दो वेवलेंथ है, एक 6000 एंगस्ट्रॉम एंड 45,000 एंगस्ट्रॉम used in YDSC experiment। अगर डी दिया गया है 1 मीटर और स्मॉल डी 1 mm दिया गया है, तो पूछा गया फाइंड द लीस्ट डिस्टेंस फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमा where bright fringes of both wavelengths coincides। ठीक है, क्वेश्चन ये है और इसे सॉल्व करो। शायद जेई में आया हुआ क्वेश्चन ये है। तो क्या करना पड़ेगा, पहले मैं एक्सपेरिमेंटल सेटअप बना लेता हूँ यहाँ पे। सेटअप में इस जगह पे सोर्सेस हैं, ये सोर्स और ये सोर्स S1 एंड S2, और ये सोर्स होता है बेसिकली स्लिट ना, चाहे तो तुम पिन होल से कर सकते हो या फिर स्लिट से कर सकते हो। और जब ये लाइट रेज इधर से आ रहे हैं तो हो सकता है कि मैक्सिमा दोनों का जो है वो किसी एक लोकेशन पे कॉन्साइड कर रहा है। पहला सेंट्रल मैक्सिमा तो कॉन्साइड करेगा ही करेगा, दूसरा कहीं पे कॉन्साइड कर रहा होगा, लेट से इस लोकेशन पे दोनों का मैक्सिमा मिल रहा है। तो जरूरी थोड़ी नहीं कि थर्ड मैक्सिमा उसका भी कॉन्साइड करे। लैम्डा वन का हो सकता है कि एन एथ मैक्सिमा कॉन्साइड कर रहा होगा लैम्डा टू के एम एथ मैक्सिमा से कॉन्साइड कर रहा होगा। तो ये अगर एक दूसरे से कॉन्साइड कर रहे हैं कुछ इस तरीके से, तो मैं बोल सकता हूं कि ये जो डिस्टेंस है y, चाहे तुम लैम्डा वन के लिए लो चाहे लैम्डा टू के लिए लो, दोनों के लिए सेम ही होना चाहिए। y1 शुड बी इक्वल टू y2 होना चाहिए। बिल्कुल सही। तो अगर ऐसा है तो y1 लैम्डा वन के क्रॉसपॉन्डिंग है, तो मैक्सिमा का फॉर्मूला क्या होता है, n लैम्डा डी बाई डी, और y2 कितना हो जाएगा, m लैम्डा डी बाई डी, और दोनों के वैल्यूज को पुट कर लेता हूँ उधर, तो हो जाएगा n लैम्डा वन डी बाई स्मॉल डी इज इक्वल टू m लैम्डा टू डी बाई स्मॉल डी, और डी डी कैंसिल आउट हो जाएगा, और इधर से मुझे n डिवाइडेड बाय m आ जाएगा विच इज लैम्डा टू अपॉन लैम्डा वन। तो लैम्डा वन को एज्यूम कर लेता हूँ, डेट इज 6000 एंगस्ट्रॉम, एंड लैम्डा टू एज्यूम कर लेता हूँ 4 5, अरे यार 4500 लेना था, एक जीरो को हटा देता हूँ यहाँ से,
4500 एंगस्ट्रॉम, 6000 एंड 4500। तो ये है। अब इन दोनों के वैल्यूज को पुट कर लेता हूँ मैं इस लोकेशन पे। ये है लैम्डा 14500 डिवाइड बाय 6000, 2 0 गया और 15 से जाएगा, कितना आ जाएगा 3/4। इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ कि nth मैक्सिमा जो होगा, मतलब कि थर्ड मैक्सिमा किसका, थर्ड किसका है, n किसके लिए हम लोगों ने माना है, n माना है लैम्डा 1 के लिए और m इसके लिए माना है। इसका मतलब थर्ड मैक्सिमा ऑफ लैम्डा 1 एंड फोर्थ मैक्सिमा ऑफ लैम्डा 2 विल कोइंसाइड टुगेदर। अगर ये कोइंसाइड करने वाला है, क्योंकि n/m तो हमने अभी निकाल लिया, दैट इज 3:4। तो अब y1 का वैल्यू निकाल लो। सो y1 इज इक्वल टू n लैम्डा 1 डी बाय स्मॉल डी, और n का वैल्यू अभी हम लोगों का निकला, डेट इज मिनिमम लेना है मुझे, y जो होना चाहिए मुझे मिनिमम होना चाहिए। तो इसके लिए मैं n का वैल्यू लूंगा 3 और लैम्डा 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, कितना था लैम्डा 1, 6000, 600 6000 एंगस्ट्रॉम, डी डी था 1 मीटर और स्मॉल डी था 1। समझ में आया क्या? इधर से हमारा y का वैल्यू निकल करके आ जाएगा, कितना आ जाएगा y1, देखो 1.8 mm, 1.8 mm। देखो तुम चाहे y1 निकालो चाहे y2 निकालो, दोनों का वैल्यू सेम ही आएगा। तो डजेंट मैटर कि तुमने n का वैल्यू यूज करके y1 निकाला है या फिर m का वैल्यू यूज करके y2 निकाला है, क्योंकि y1 और y2 तो कॉन्साइड करने वाला है ना। तो y1 का वैल्यू और y2 का वैल्यू क्या होगा, सेम होगा। ठीक है। ठीक है। Down here, I'll do my best to draw, but I देखो want to इस take you जगह through पे, it in this video ये first. मैं पहले इसका आवाज कम कर लेता हूँ। हाँ, Then you're going to do it next lesson. ये जो इस जगह पे एक लेजर लाइट यूज कर रहा है और इस जगह पे ये स्लिट है, ठीक है। इस स्लिट को यूज करके इंटरफेरेंस पैटर्न क्रिएट कराने का कोशिश कराया जाएगा, ठीक है। तो ये रेड लाइट है और लेजर लाइट है, और अभी देखो स्लिट दिखेगा, स्लिट दिखाता हूँ। ये यहाँ पे जो रखा हुआ है स्लिट है, देखो इस स्लिट में तुम्हें दिख रहा होगा एक छोटा सा गैप दिख रहा है ना। स्लिट का विड्थ जो है वो चेंज किया जा सकता है, जैसे जैसे विड्थ चेंज होगा उस तरीके से इंटरफेरेंस पैटर्न का जो विड्थ होगा वो भी चेंज होगा। ये देखो स्लिट का विड्थ दिख रहा है अच्छे से, और हाँ, नीचे देखो इसमें विड्थ लिखा हुआ है, तो काफी क्लोज विड्थ है, दिख रहा है, देखो कितना है। ये एक सिंगल लाइन है और ये 0.25 मिलीमीटर है क्या सर? हाँ है, सब कुछ mm में लिखा हुआ है। और ये जो स्लेट है इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है, ये जो स्लेट है ये दो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है, ये जो स्लेट है इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है, बराबर है क्या? तो ये क्लोजिंग गैपिंग जिसको हम लोग स्मॉल डी यूज करते थे, स्मॉल डी यहाँ पे कितना है 1 mm है, बराबर है। आगे चलते हैं, तो इसको यूज करेगा ये लोग। Pair of slits. देखो स्क्रीन का डिस्टेंस कितना ज्यादा है, दिस इज स्क्रीन, ये जो इस जगह पे दिख रहा है दिस इज स्क्रीन, और स्क्रीन से जो सोर्स के बीच का डिस्टेंस है वो कितना ज्यादा है, ये देखो कितना बड़ा सा डिस्टेंस। सो दिस इज कैपिटल डी, और कैपिटल डी क्या हो गया हमारा, बहुत बड़ा। और किसके रेस्पेक्ट में, बड़ा और छोटा तो हमेशा किसी के रेस्पेक्ट में होता है ना, तो वो जो स्लिट के बीच का डिस्टेंस था स्मॉल डी, उसके रेस्पेक्ट में ये जो बेंच का या फिर स्क्रीन और सोर्स के बीच का डिस्टेंस है वो काफी बड़ा है, कैपिटल डी। और अब यहाँ से लाइट को ऑन किया, तो कुछ चीजें पहले मुझे बताओ,
फॉर्मूले तुम लोग के दिमाग में होगा, है ना, y इज इक्वल्स टू एन लेमडा डी बाई डी। तो अगर मैं दोनों स्लिट्स के बीच के डिस्टेंस को बढ़ाऊं तो मुझे y का वैल्यू बढ़ता हुआ मिलेगा या घटता हुआ मिलेगा? स्मॉल डी को मैं बढ़ा रहा हूं तो y क्या होगा? कम होगा ना। जैसे देखो यहाँ पे स्लिट्स है, तो ये हो गया हमारा पहला स्लिट, ये दूसरा स्लिट, तीसरा, चौथा। तो पहले वाले स्लिट के लिए y का वैल्यू क्या हो जाएगा? ज्यादा या कम? क्या होगा? ज्यादा। ज्यादा। तो फ्रिंजेस पैटर्न काफी क्लोज क्लोज होगा, चिपका चिपका सटा सटा हुआ, या फिर फैल फैल के होगा? y का वैल्यू बढ़ने का मतलब क्या हुआ? फ्रिंजेस पैटर्न सेपरेटेड है ज्यादा दूर दूर तक। और अगर मैं सबसे लास्ट वाले की बात करूं, इस वाले का, जिसके बीच का डिस्टेंस 1 mm है, तो उसके लिए तुमने d का वैल्यू बढ़ाया तो y का वैल्यू घटेगा। तो फ्रिंजेस पैटर्न क्या होंगे? क्लोज क्लोज होंगे। और मैक्सिमा मिनिमा की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे अब एक्सपेरिमेंट किया गया, ये लेजर लाइट डाला गया और इसको एडजस्ट करेगा, और एडजस्ट करने के बाद पहले वाले पे फॉल कराया है। और फिर यहाँ पे देखो एक लेजर लाइट, एक सिंगल डॉट अभी दिख रहा है, अभी कोई भी डाला नहीं है स्लेट पे, सिंगल डॉट दिख रहा है। देखो स्लाइड करके हटा कर रखा है, और अब इसे स्लिट के ऊपर फॉल कराया जा रहा है, और फॉल कराने के बाद फिर वहां पे इंटरफेरेंस पैटर्न देखा जाएगा। देखो कैसा दिख रहा है, दिख रहा है क्या ये? तो जो सबसे बीच में है उसे हम लोग सेंट्रल मैक्सिमा बोलते हैं, क्योंकि इंटेंसिटी इसकी सबसे ज्यादा हाँ है ना। और उसके बाजू में धीरे हाँ धीरे इंटेंसिटी घट रही है, उसका रीजन अलग है। हम लोग जब पढ़ते हैं तो उसके में हम लोग क्या बोलते हैं, इंटेंसिटी चाहे सेंट्रल मैक्सिमा का हो, चाहे फर्स्ट मैक्सिमा, सेकंड मैक्सिमा, थर्ड मैक्सिमा का हो, सबकी सेम होगी। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जैसे जैसे डिस्टेंस चेंज होता है उसके हिसाब से इंटेंसिटी भी हमारी घटती है। तो सेंट्रल मैक्सिमा बीच वाला मैक्सिमा, उसके नेक्स्ट वाला फर्स्ट मैक्सिमा है, इसके बाद थर्ड मैक्सिमा, फोर्थ मैक्सिमा, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, इस तरीके से मैक्सिमा मिलते जाएगा। बीच में देखो बिल्कुल डार्क है, दो मैक्सिमा के बीच में देखो बिल्कुल डार्क है, मतलब कि वहां पे इंटेंसिटी कितनी हुई? जीरो। ऐसा नहीं कि वहां पे लाइट वेव्स फॉल नहीं कर रहे, वेव्स फॉल कर रहे हैं, लेकिन कुछ इस तरीके से इंटरफेरेंस सुपर पोजिशन हो रहा है कि वहां पे इंटेंसिटी हो जा रही है जीरो। काफी मतलब कि एक अजीब सा चीज है कि वहां पे लाइट फॉल तो कर रहा है, लेकिन एक अपोजिट डायमेंशन वाला भी, डायमेंशन नहीं, अपोजिट फेज वाला भी लाइट फॉल कर रहा है, जो कि नेट सम अप होकर के जीरो हो जा रहा है ना। इसीलिए इंटेंसिटी यहाँ पे जीरो हो रहा है। तुम्हें देख के लगेगा कि यहाँ पे लाइट फॉल नहीं कर रहा है, नहीं, ऐसा नहीं, वेव्स वहां पे फॉल कर रहा है। उसके बाद फिर क्या है हमारा? मैक्सिमा, फिर मिनिमा, फिर मैक्सिमा, फिर मिनिमा, इस तरीके से मैक्सिमा मिनिमा बनते चला जाता है। अब आगे चलते हैं इसको। तो इस समय इसको थोड़ा सा देख लो, विजुलाइज कर लो, इन सभी के विड्थ क्या है और कितने सेपरेशन में है। जब स्लिट चेंज करेगा तो फिर सेपरेशन भी चेंज होगा। वो काउंट कर रहा है, मैक्सिमा मिनिमा यहाँ पे वो शो कर रहा है, एक क्रॉस से वहाँ पे निशान दे दिया कि हाँ इस जगह पे मैक्सिमा मिला था। क्योंकि जब स्लिट दूसरा चेंज करेंगे तो वो उस पर मैक्सिमा पे ओवरलैप कर रहा है कि नहीं, वो हम लोग उसको चेक करेंगे। ये इंटेंसिटी का भी बनाया है, तो इंटेंसिटी के बारे में बाद में बोल जाना। हाँ बोलो। सर वो जो आपने बोला था कि मतलब वहाँ पे लाइट रेज फॉल कर रहे हैं लेकिन फेज मतलब दोनों का सम अप जीरो हो रहा है, तो वो डिस्टेंस मैटर करता है क्या मतलब सर उसमें? फेज डिफरेंस की बात हो रही है, फेज डिफरेंस जैसे जैसे चेंज होगा वैसे वैसे इंटेंसिटी चेंज होगा। इस बात पे डिपेंड नहीं नहीं करेगा। सर, वो दोनों दोनों के बीच का डिस्टेंस दो स्लिट्स के, मैक्सिमा जो था सर वो सर। स्लिट्स के बीच का हाँ, डिस्टेंस बोल यस रहे हो सर। क्या? हाँ तो हाँ, यस स्लिट सर। स्लिट के बीच का डिस्टेंस क्या है, किस बात के बारे में बात बताना चाह रहे हो? तो वो जो मतलब कम्प्लीटली एकदम ब्लैक था वो बीच का पार्ट सर, वो
वो नहीं समझा मुझे सर, वो क्या मतलब। वहां पे इंटेंसिटी जीरो थी, क्योंकि जो वेव्स आ रहे थे, मैं इसको वापस से लेकर के चलता हूँ, एक मिनट रुको। तो यहाँ पे मैं बताता हूँ क्या चीज हो रहा था। जो लाइट्स थे उस समय स्लिट क्या था, ऐसे था, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस था स्मॉल डी। तो इससे क्या हो रहे थे, वेव्स इस स्क्रीन पे फॉल कर रहे थे। एक सोर्स ये बना S1 और ये सोर्स बना S2, इससे लाइट फॉल करके इधर लेकर के गया। तो ये x1 डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ये x2 डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, और इस जगह पे पाथ डिफरेंस आएगा डेल्टा x। बराबर है क्या? तुम चाहे इस लेंथ में कहीं पे भी जाओ, हर एक पॉइंट के लिए मैं डेल्टा एक्स निकाल करके बता सकता हूँ। समझ में आ रहा होगा, क्योंकि वेव्स आ रहे हैं। अब ये डेल्टा एक्स अगर आया है तो डेल्टा फाई निकाल सकता हूँ मैं इसे, क्योंकि डेल्टा फाई इज इक्वल टू होता है क्या, के डेल्टा एक्स। और अगर तुम्हारा डेल्टा फाई निकल गया तो मैं इससे अब इंटेंसिटी निकाल सकता हूँ। कैसे, आई वन प्लस ऑफ आई टू प्लस टू रूट अंडर ऑफ आई वन आई टू कॉस डेल्टा फाई। आया, हाँ सर। है ना? तो ऐसा नहीं है कि इस जगह पे अगर तुम्हारा मिनिमा मिला है तो वेव्स नहीं पहुंच रहे, वेव्स पहुंच रहे हैं, दोनों जगह से वेव्स पहुंच रहे हैं। लेकिन वो जब इंटरफेयर कर रहा है तो एक की इंटेंसिटी और दूसरे की इंटेंसिटी कुछ इस तरीके से फॉल किया का, ताकि एक का एम्पलीट्यूड पृष्ठ में जा रहा है और एक ट्रस में आ रहा है, तो ये दोनों रिजल्टेंट क्या बना दे रहा है, जीरो, नेट एम्पलीट्यूड जीरो। पढ़ते हैं ना यार हम लोग, कितना बार तो पढ़ा है हम लोगों ने ये सब चीजें, लेकिन अप्लाई करके नहीं देखा हम लोग। जो एक्टिव नॉइज कैंसलेशन हेडफोन्स होते हैं, सुना ही होगा नाम, हाँ, ANC, हाँ एक्टिव नॉइज कैंसलेशन हेडफोन। बोस का आता है, सोनी का आता है, बहुत सारे अलग अलग ब्रांड्स के आते हैं। तो उसमें कौन सा कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है, इसी कॉन्सेप्ट को तो यूज किया जाता है। इंटेंसिटी को जीरो करना है, कैसे कर सकते हैं, एक का पॉजिटिव एम्पलीट्यूड डालो, एक का नेगेटिव एम्पलीट्यूड डालो, है ना, आउट ऑफ फेज वाले। तो वो क्या करेगा, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा और इंटेंसिटी हो जाएगी जीरो। और जीरो इंटेंसिटी का मतलब क्या हो गया, आवाज नहीं सुनाई दे रहा है। ये बात समझ में आई या नहीं आई, हाँ, यस सर, समझ है ना? गया। अभी देखो, और मैं अलग अलग वेवलेंथ के लिए भी दिखाता हूँ, जैसे कि मैंने बताया ऊपर ये वाला लाइट के लिए कि मैक्सिमा और मिनिमा का लोकेशन जो होगा वो अलग अलग होगा। इस जगह पे रेड का होगा, इस जगह पे इसका होगा। तो डिफरेंट कलर्स के लिए भी मैं एक बार देखता हूँ कहाँ पे लिए। ये रेड लाइट के लिए वाई डिस्टेंस हो जाएगा, क्योंकि पहला सेंट्रल मैक्सिमा बन रहा है रेड लाइट के लिए इस जगह पे, और दूसरा फर्स्ट मैक्सिमा इस लोकेशन पे बन रहा है। तो तुमने वाई का वैल्यू डिसाइड कर लिया पेपर के एंड्स पॉइंट्स। अब मैं क्या करूँगा, ग्रीन को यूज़ कर लेता हूँ या फिर ब्लू को यूज़ कर लेता हूँ। जैसे देखो इस जगह पे अब ग्रीन को यूज़ करेंगे, तो ग्रीन को यूज़ किया तो फर्स्ट मैक्सिमा इसका कहाँ पे बन रहा है, रेड के लिए बहुत ही ज़्यादा दूर था। लेकिन जब हम लोग ग्रीन के लिए यूज़ कर रहे हैं तो इतना सा डिस्टेंस कम हो चुका है। और एक्चुअल में y का वैल्यू फॉर्मूला क्या था, y इज इक्वल टू एन लेमडा डी बाई डी। तो एन लेमडा, लेमडा ज़्यादा तो मेरा y का वैल्यू ज़्यादा, तो रेड का लेमडा क्या था, ज़्यादा। इसीलिए ये जो डिस्टेंस था वो रेड के लिए ज़्यादा था, लेकिन ग्रीन के लिए क्या है, कम काम है ना? अब देखो ब्लू के लिए देखते हैं, तो ब्लू के लिए और भी कम, क्योंकि अगर तुम वेवलेंस पे कंसंट्रेट करोगे तो VIBGYOR होता है। तो रेड का सबसे ज़्यादा, उसके बाद ग्रीन का कम हो गया, उसके बाद जब ब्लू पे आए या फिर वॉयलेट पे आए तो वॉयलेट कलर क्या है, उसका वेवलेंथ और कम, तो उसका वाई और कम हो जाएगा। तो इसीलिए इसका जो सेंट्रल मैक्सिमा से जो डिस्टेंस है वो और ज़्यादा कम हो गया। ये समझ में आया क्या, यस हाँ सर। है ना? अब देखो तीनों लाइट को एक साथ रख करके कंपेयर करेगा, ये रेड है और वॉयलेट है एंड ग्रीन है। एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा है, इसका स्क्रीन टेढ़ा हो गया है।
देखो इस जगह पे क्लियरली दिख रहा था। इस जगह पे देखो क्लियरली दिख रहा है। ये है हमारा वॉलेट। वॉलेट का जो डिस्टेंस है ये सबसे कम है। उसके बाद ग्रीन। ग्रीन का जो डिस्टेंस है वो थोड़ा ज़्यादा है। और उसके बाद रेड। रेड का जो वाई का वैल्यू है वो सबसे ज़्यादा है। तो मैंने जो अभी क्वेश्चन पूछा था जिसमें कि लेमडा वन दिया था 6000 एंगस्ट्रॉम और लेमडा टू दिया था डेट इज 4500 एंगस्ट्रॉम। तो बोला गया कि ये दोनों के मैक्सिमा किस जगह पे कॉन्साइड करेंगे। तो इस तरीके से ये मैक्सिमा अगर कंटिन्यू होते रहेगा, फर्स्ट मैक्सिमा, सेकंड मैक्सिमा, थर्ड मिनिमा, मैक्सिमा, तो कहीं ना कहीं जाकर के रेड और वॉयलेट का मैक्सिमा वापस से कॉन्साइड कर सकता है ना। तो अगर वो लोकेशन कॉन्साइड होगा तो वो लोकेशन का मुझे y का वैल्यू निकाल करके बताना होगा। सर लेकिन यहाँ वाई तो डिफरेंट है ना, तो सर इक्वल मतलब वो नहीं समझा। हाँ सर, कोइंसाइड कैसे होगा सर, लेट्स मतलब लेट बढ़ से ही रहा है देखो ना। देखो जैसे मैं कि यहाँ पे फील कराता हूँ तुम्हें। लेट से कि ये जो रेड है ये 10 सेंटीमीटर का है। बस जस्ट एक वैल्यू ले रहा हूँ मैं, ठीक है। रेड के लिए y का वैल्यू है 10 सेंटीमीटर और वॉलेट के लिए है 5 सेंटीमीटर। बराबर है क्या? तो बताओ क्या ओके सर। ये वॉलेट का दूसरा मैक्सिमा कहाँ पे बनेगा? 10 पे बनेगा, हाँ जो कि रेड के ऊपर होगा ना। हाँ तो एक मैं सिंपल सा वैल्यू लेकर के तुम्हें करके बताया। और हो सकता है कि 3:4 हो, तो 3:4 है तो उस केस के लिए कौन सा लोकेशन पे जाकर के वो कॉन्साइड करेगा हमें पता चल जाएगा। जैसे हमने भी एग्जांपल लिया 10 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, तो रेशियो क्या क्या आ गया? 1:2। फर्स्ट मैक्सिमा ऑफ रेड एंड सेकेंड मैक्सिमा ऑफ वॉयलेट विल कॉन्साइड। हाँ अब समझ में आया? हाँ हाँ, ये सर। चलो अब वापस हम लोग अपने क्वेश्चन पे आते हैं। एक क्वेश्चन कर लिया था, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। ज़्यादा कुछ खास है नहीं, लेकिन फिर भी अब अंडरस्टैंडिंग हो गई है, समझ में आ गई है, तो तुम आराम से कर सकते हो। बोला गया वाइट लाइट इज यूज्ड इन YDSC। वाइट लाइट is used in YDSE with d is equals to 1 meter and small d is equals to 0.9 mm। ठीक है। Light reaches the screen at position y is equals to position y is equals to 1 mm। जिस लोकेशन पे ये बातें हो रही है वो 1 mm पे बात हो रही है। is passed through a prism is passed through a prism and its spectrum is observed। Spectrum is observed। So find the missing wavelength। Find the missing wavelengths। कौन कौन से वेवलेंथ्स मिसिंग होंगे वो तुम्हें बताना है। सॉल्व करो, अच्छा क्वेश्चन है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि दोनों फॉर्मूलाज अप्लाई कर सकते हैं कि इसमें कैपिटल डी जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है स्मॉल डी से, एंड स्मॉल डी इज मच मच ग्रेटर देन वेवलेंथ लैम्डा। तो सारे जंक्शंस यूज हो सकते हैं। टेन थीटा is equals to y by d and डेल्टा x is equals to d sin थीटा। ये हम लोग यूज कर सकते हैं। और जब अप्रोक्सीमेशन वगैरह लेते हैं थीटा कितना आ जाएगा y by d, और इस जगह से थीटा कितना आ जाएगा डेल्टा x बाय, इन दोनों को इक्वल कर लिया तो डेल्टा x डिवाइड बाई डी इज इक्वल्स टू y बाय डी हो जाएगा। सो डेल्टा x कितना आ जाएगा y स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी। सो दिस इज पाथ डिफरेंस, है ना। अब इन सभी के वैल्यूज को पुट कर लो। पाई गिवन है, वाई और ये सारी चीज
पुट कर लेते हैं स्मॉल डी कैपिटल डी का, तो ये आ जाता है तुम्हारा 900 नैनोमीटर। तो पाथ डिफरेंस जो है वो क्या होता है, पाथ डिफरेंस हमारा x2 माइनस ऑफ x1 होता है, दिस इज कॉल्ड पाथ डिफरेंस। और हर एक डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ के लिए जो पाथ डिफरेंस होगा वो अलग अलग होगा, क्योंकि लैम्डा पे डिपेंड करता है, मैक्सिमा के लिए एन लैम्डा, मिनिमा के लिए 2n-1 लैम्डा बाय 2। तो फॉर मिनिमा डेल्टा x इज इक्वल टू 2n-1 लैम्डा बाय 2, और डेल्टा x हमारा कितना है 900 नैनोमीटर इज इक्वल टू 2n-1 लैम्डा बाय 2। इधर से लैम्डा का वैल्यू निकल करके आ जाएगा क्या क्या हो सकता है, तो ये हो जाएगा 900 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 2n-1। अब VIB-GYOR में जो वेवलेंथ्स होते हैं वो कितने होते हैं, 3800 एंगस्ट्रॉम से लेकर के लगभग 7400 एंगस्ट्रॉम तक होगा, आई थिंक सो। किस किस जगह पे 4000 से लेकर के 7000 तक भी लिख दिया जाता है, और डिपेंड करता है, क्वेश्चन में भी गिवन होगा कि लाइट के लिए किस किस जगह से किस किस जगह तक एंगस्ट्रॉम दिया गया। तो अब n का वैल्यू एक एक करके पुट करते जाएंगे इसमें, n का 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, इस तरीके से वैल्यूज को पुट करते जाना और लैम्डा का वैल्यू निकलते जाएगा, है ना। ये हो जाएगा नैनोमीटर में डिवाइडेड बाय 2n-1। पहले 1 पुट कर लो, 1 पुट किया तो कितना आया 1। 2 पुट कर लो, 2 पुट करने पे कितना आएगा 3, और इस तरीके से हमारा चलते जाएगा 1800 डिवाइड बाय 4। अब तुम देख लो कि ये सारे वेवलेंथ किस रेंज में आ रहे हैं, अगर उस रेंज में आ रहे हैं तो वो सारे वेवलेंथ क्या होंगे, मिसिंग होंगे, ठीक है। तो इसमें से कौन कौन सा मिसिंग होगा, तो इसको भी मैं नैनोमीटर में लिख लेता हूँ, है ना, इसके बीच में होना चाहिए। इधर से जब कैलकुलेट करोगे तो मैं तो 600 नैनोमीटर एक आएगा और एक 360 नैनोमीटर वाला भी आ जाएगा। ठीक है, अब तुम्हें बस वही चीज चेक करना है, सभी के वैल्यूज चेक कर लो, और चेक करने के बाद देख लो कौन कौन से लाई कर रहे हैं, और जो जो लाई कर रहे होंगे सारे मिसिंग होंगे। चलो अब आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट इज ज्योमेट्रिकल पाथ एंड ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल पाथ। ज्योमेट्रिकल पाथ एंड ऑप्टिकल पाथ। Geometrical path and optical path. चलो समझते हैं ज्योमेट्रिकल पाथ और ऑप्टिकल पाथ क्या होता है। तो मान लो कि मैं एक दो वेव्स को यूज कर रहा हूँ, एक दो वेव्स है और दोनों जो है वो सेम वेव्स हैं। E इज इक्वल्स टू ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस ऑफ के एक्स प्लस थीटा। सेम वेव को मैं इस जगह पे यूज किया हूँ और बस रेज को अलग अलग रखा हूँ, ठीक है, अलग अलग मैंने रेज को रखा है। ये इस जगह से निकला और ये स्ट्रेट पाथ में चलता चला जाएगा आगे की डायरेक्शन में। नीचे वाला भी यूज कर लेता हूँ।
इस जगह से चलता चला जाएगा इस तरह से। दोनों के कलर्स को मैं चेंज कर लेता हूँ थोड़ा, लेकिन है वेव्स दोनों सेम, ऐसा मत समझना कि अलग है। तो ये एक वेव है और ये एक वेव है जिसको मैंने यूज किया है रिप्रेजेंट करने के लिए। अब मैंने क्या किया, एक पर्टिकुलर पोजीशन चूज कर लिया। लेट्स से दिस पोजीशन, ये पोजीशन मैंने चूज कर लिया और इसके लिए ए हो गया और इसके लिए नाम डाल देता हूं मैं ए डैश। तो इस लोकेशन पे दोनों का फेज सेम होगा या डिफरेंट होगा, पहले तो तुम मुझे ये बताओ। दोनों ने सेम टाइम के लिए ट्रेवल किया है, दोनों ने सेम डिस्टेंस ट्रेवल किया है, इनिशियली दोनों का फेज भी सेम था। तो जब ये पॉइंट ए और ए डैश पे पहुंचेगा तो दोनों का फेज सेम होगा या डिफरेंट होगा? क्या होगा बोलो? सेम हो। बिल्कुल सेम होगा, विल बी सेम। मतलब कि इस लोकेशन पे जो फेज डिफरेंस है वो कितना है? 0। इस जगह पे मीडियम मैंने रखा है एयर, लेकिन अब मैंने क्या किया, एक मीडियम मैंने लिया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, ग्लास हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, और मैंने इसको इस जगह पे इतना सा लेंथ का रखा। इस लेंथ को मैं डेल्टा एक्स बोल देता हूँ, डेल्टा एक्स। और वापस से मैं आया लोकेशन बी पे, वापस से मैं आया लोकेशन बी पे। ये लोकेशन बी है और ये बी डैश है। ऊपर भी पाथ कितना है या फिर जो डिस्टेंस लिया है डेट इज डेल्टा एक्स। इसके लिए भी डेल्टा एक्स ही लिया है मैंने, ये डेल्टा एक्स और ये डेल्टा एक्स। तो अब तुम मुझे बताओ बी और बी डैश पे दोनों वेव्स का फेज सेम होगा या डिफरेंट होगा? हम्म, सेम होगा या डिफरेंट? तो देखो फेज डिफरेंस हम लोग कैसे लेते हैं, या फिर इस जगह पे जो फेज होगा वो कितना होगा वो हम लोग कैसे निकालते हैं? तो अगर मैं ए बी के बीच में फेज डिफरेंस निकालूंगा, ए बी के बीच में, तो वो कितना हो जाता है? डेल्टा फाई इज इक्वल टू के डेल्टा एक्स विच इज 2 पाई बाय लेमडा इंटू डेल्टा एक्स होगा। दिस विल बी द फेज डिफरेंस। लेकिन जब मैं फेज डिफरेंस नीचे वाले के लिए निकालूंगा तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा? डेल्टा फाई इज इक्वल टू ए डैश बी डैश विच इज के डेल्टा एक्स 2 पाई बाय लेमडा इंटू डेल्टा एक्स। डिस्टेंस तो अभी भी हमारा चेंज नहीं हुआ है, डेल्टा एक्स बिल्कुल उतना ही डिस्टेंस है। डेल्टा एक्स को मान लो कि टी है ना, डेल्टा एक्स इज टी। तो डेल्टा फाई कितना है ए बी के लिए? इट इज 2 पाई बाय लेमडा इंटू टी। लेकिन जब नीचे वाले पे हम लोग बात करते हैं तो हमारा मीडियम चेंज हो चुका है, तो वेवलेंथ भी तो चेंज हो जाएगा। वो लेमडा डैश यूज करना पड़ेगा मुझे। तो एक्चुअल पार्ट डिफरेंस निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा? मीडियम हमारा चेंज हो चुका है तो लेमडा डैश यूज करना होगा। तो ये हो जाएगा 2 पाई बाय लेमडा डैश इंटू डेल्टा एक्स। बताओ लेमडा डैश कितना होगा फिर? लेमडा डैश कैसे निकलेगा? v इज इक्वल्स टू एफ लेमडा होता है, v इज इक्वल्स टू एफ लेमडा। सो वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी हमारा कभी भी चेंज नहीं होता है। हम्म, एंड म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी, याद होगा, बराबर है क्या? तो ये है एयर और ये है हमारा कोई दूसरा मीडियम। तो एयर में था वेवलेंथ कितना? लैम्डा। लेकिन जब इसके अंदर पहुंचा मैं तो अब वेवलेंथ कितना हो गया? लैम्डा डैश। तो मैं इस लैम्डा और लैम्डा डैश में रिलेशन निकालना चाहता हूँ। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? ये क्या लिखना पड़ता है मुझे? सी बाय वी लिखना पड़ता है। म्यू इज इक्वल टू सी बाय वी।
म्यू इज इक्वल टू सी बाय वी। सी क्या हो जाएगा, एफ लैम्डा, और वी क्या हो जाएगा, एफ लैम्डा डैश। एफ एफ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा लैम्डा बाय लैम्डा डैश। तो इम्प्लाइज लैम्डा जो आएगा, लैम्डा डैश जो आएगा, इट विल बी लैम्डा बाय म्यू आएगा। अब इसी लैम्डा डैश का जो वैल्यू है मैं यहाँ पे पुट करूँगा, कितना आ जाएगा, 2 पाई बाय लैम्डा डैश का वैल्यू लैम्डा डिवाइडेड बाय म्यू, म्यू ऊपर चला जाएगा, और डेल्टा एक्स कितना है, टी है, तो टी पुट कर लिए। तो फेज डिफरेंस कितना निकल के आया, डेल्टा फाई ए डैश बी डैश इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा म्यू टी। तो अब मुझे बताओ, क्या ए और बी फेज में सेम है, बिल्कुल हाँ सेम है। क्या बी डैश और बी दोनों सेम फेज में है क्या, नहीं, अब आउट ऑफ फेज हो गया, क्योंकि इसके बीच का फेज डिफरेंस ये आ रहा है और इसके बीच का फेज डिफरेंस ये आ रहा है। तो हमारा फर्स्ट और टू जो वेव्स है वो बी और बी डैश पे सेम फेज में नहीं है। तो कितने का फेज डिफरेंस, फेज of 1 and 2 at B and B dash is not same. तो कौन फेज में आगे है, पहला वाला फेज में आगे या दूसरा वाला फेज में आगे, म्यू तो ऑलवेज 1 से बड़ा होता है ना, ऐसा तो अज्यूम करके ही चल सकते हैं हम लोग। तो फेज में कौन सा दूसरा वाला जब दूसरा वाला जाता है, और फेज में दूसरा वाला जाता है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि अगर तुमने मीडियम चेंज किया तो वो ज्यादा दूर चलेगा, ज्यादा डिस्टेंस चलेगा। इसी लेंथ को हम लोग ऑप्टिकल लेंथ कहते हैं। ये जो हमारा लेंथ आया, डेट इज म्यू इंटू टी, दिस लेंथ इज कॉल्ड ऑप्टिकल लेंथ। ठीक है, और जो टी रहता है इसे हम लोग बोलते हैं ज्योमेट्रिकल लेंथ। तो अब इसको मुझे याद किस तरीके से रखना है, मुझे याद इस तरीके से रखना है कि अगर एयर मीडियम को इस मीडियम सेकेंड वाले मीडियम के सेम फेज में आना है, तो ऊपर वाले फर्स्ट वाले मीडियम को कितना लेंथ चलना चाहिए, म्यूटी लेंथ चलना चाहिए। मतलब कि फर्स्ट वाला को कितना लेंथ चलना चाहिए, म्यूटी, और अगर ग्लास में दूसरा वेव चल रहा है उसका कितना लेंथ होना चाहिए, सिर्फ टी लेंथ होना चाहिए। तो ऊपर वाला एक्स्ट्रा लेंथ चलेगा, तब जाकर के वो सेम फेज में आ पाएगा। तो ये जो पॉइंट है बी डैश और सी, ये दोनों सेम फेज में होगा, बोथ विल बी इन सेम फेज। तो तुम्हें कितना एक्स्ट्रा लेंथ चलना पड़ा, दिस मच, इतना सा एक्स्ट्रा लेंथ चलना पड़ा सेम फेज में आने के लिए। तो वो एक्स्ट्रा लेंथ कितना है, एक्स्ट्रा लेंथ कितना हो जाएगा, वो म्यू टी माइनस ऑफ टी, विच इज म्यू माइनस 1 इंटू टी। तो मुझे इतना सा याद रखना है कि जो भी मीडियम में चलेगा वो इतना सा एक्स्ट्रा डिस्टेंस चलेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, जो भी वेव मीडियम में चलेगा वो एक्स्ट्रा म्यू माइनस 1 इंटू टी लेंथ चलेगा। अब इसका क्या मतलब है, इसको मैंने हिंदी में लिखा है,
अच्छे तरीके से समझने के लिए इसका क्या मतलब उसको समझाता हूँ। मान लो कि तुमने एक मीडियम दे दिया यहाँ पे जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू और लाइट रे इस तरीके से जा रहा है और मुझे ए और बी में पाथ डिफरेंस निकालना है। क्या निकालना है? डेल्टा एक्स निकालना है, पाथ डिफरेंस ए बी का। और ये जो लेंथ है वो टी है, तो इसने टी लेंथ तो चला ही चला, तो पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा? टी। लेकिन क्योंकि मीडियम म्यू है तो इसने एक एक्स्ट्रा और लेंथ चल लिया है विच इज म्यू माइनस वन इंटू टी। इतना एक्स्ट्रा लेंथ चला है, तो एक्चुअल में ये कितना लेंथ चला? टी प्लस म्यू माइनस वन इंटू टी। इसे याद रखना। और अब हमारा आगे YDSC एक्सपेरिमेंट पे काम आएगा, वो हम लोग देखते हैं। तो ये बेसिकली मॉडिफिकेशंस वगैरह हैं। मॉडिफिकेशंस इन YDSC। तो हुआ ऐसा कि मैंने क्या किया, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट किया और उस डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में मैंने किसी एक सोर्स के सामने, दो सोर्सेस थे S1 एंड S2, किसी एक सोर्स के सामने मैंने ग्लास प्लेट रख दिया इस तरीके से। तो क्या होगा, इस जगह से लाइट निकलेगा और ये इस जगह पे फॉल करेगा, और इस जगह से लाइट निकलेगा और ये इस जगह पे फॉल करेगा P पॉइंट पे। ठीक है, तो अब समझना अच्छे तरीके से। मैं पाथ डिफरेंस निकालना चाहता हूं। दिस लेंथ इज x1 एंड दिस लेंथ इज x2। तो पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा? सो पाथ डिफरेंस डेल्टा x will be equals to x1 minus of x2। x1 कितना होगा? x1 will be s1p, और प्लस में क्योंकि ये इस मतलब कि स्लैब से चल करके निकला है लाइट, तो इसने एक एक्स्ट्रा डिस्टेंस भी ट्रेवल किया है, और वो एक्स्ट्रा डिस्टेंस कितना है? म्यू माइनस वन इंटू टी। म्यू माइनस। दिस इज एक्स्ट्रा लेंथ इसने ट्रेवल किया। अब x2 कितना ट्रेवल करा है? ये तो एयर मीडियम में ट्रेवल किया है, तो इसका सिंपल सा कितना हो जाएगा? S2 इंटू पी हो जाएगा। सो दिस विल बी S1p माइनस ऑफ S2p प्लस म्यू माइनस वन इंटू टी हो जाएगा, बराबर। सो दिस विल बी द पाथ डिफरेंस। अब याद करो, ये जो डिफरेंस था, पाथ डिफरेंस, ये हम लोग किस तरीके से निकाल लेते थे? ऐसा कर लेते थे कि हमारा एजम्पशन होता था d इज मच मच ग्रेटर देन स्मॉल d, तो बोल लेते थे ये दोनों पैरेलल है और परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लेते थे, और परपेंडिकुलर ड्रॉप करने के बाद ये डिस्टेंस निकाल लेते थे। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? स्मॉल डी है। दिस इज स्मॉल डी, और ये एंगल थीटा, तो ये कितना आ जाता था? d sin थीटा। साइन थीटा। सो दिस इज S1p माइनस ऑफ S2p, बराबर। तो इस तरीके से हम लोग इसको डेल्टा, ये वाला वैल्यू लिख देंगे, d sin थीटा प्लस म्यू माइनस वन इंटू टी। अब इस जगह पे ये जो प्लस है वो प्लस या माइनस दोनों हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन ऑफ द पॉइंट। ये पॉइंट अगर नीचे होता तो ये वैल्यू लेते, और अगर पॉइंट ऊपर होता तो माइनस साइन लेते। समझ में आ रहा है क्या? अभी तो जनरली क्या है, x2 का वैल्यू बड़ा होता है ना, मैंने x1 माइनस x2 लिखा है, मतलब कंसिडर कर लिया कि पॉइंट ही नीचे है। ठीक है, कंसिडर कर लिया है कि पॉइंट नीचे है। सोर्स S1 इस जगह पे, सोर्स S2 है, और ये इस जगह पे ग्लास स्लैब जिसका थिकनेस t है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। तो इसके लिए मैंने कैलकुलेशन किया। तो पाथ डिफरेंस कैसे लिखेंगे उसको समझ लेते हैं। ये है हमारा डेल्टा एक्स, वो इस तरीके से लिखेंगे d sin थीटा प्लस म्यू माइनस वन इंटू टी एंड माइनस म्यू माइनस वन इंटू टी। अब सेंट्रल मैक्सिमा के बारे में कमेंट करो पहले तो। सेंट्रल मैक्सिमा उसी जगह पे रहेगा या शिफ्ट करेगा ऊपर नीचे? बताओ। ये सोर्स S1, ये सोर्स S2। कुछ कमेंट कर सकते हो क्या सेंट्रल मैक्सिमा के बारे में?
इसका ग्लास का स्लैब का थिकनेस टी होता है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू। सेंट्रल मैक्सिमा के बारे में बोलो क्या होगा? सेंट्रल मैक्सिमा इसी जगह पे बनेगा या फिर कहीं और बनेगा? अगर ग्लास स्लैब को हटा दें तो सेंट्रल मैक्सिमा इसी जगह पे बनेगा, लेकिन क्योंकि ग्लास स्लैब है तो ऊपर वाला जो लाइट रे उसने एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल किया है। क्यों? क्योंकि इस जगह पे ग्लास स्लैब है। कितना एक्स्ट्रा ट्रेवल किया है? म्यू माइनस वन इंटू टी, इतना एक्स्ट्रा ट्रेवल किया। तो नीचे वाले को भी इतना एक्स्ट्रा ट्रेवल कराना पड़ेगा, और इतना एक्स्ट्रा ट्रेवल कर लेगा तो पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा? जीरो। डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा? जीरो। और सेंट्रल मैक्सिमा कहाँ पे होता है? जहां पे डेल्टा एक्स जीरो होता है। तो उसके लिए मुझे नीचे वाले x2 को थोड़ा ज्यादा चलाना पड़ेगा। कितना डिस्टेंस चलाना पड़ेगा? x1 तो चले ही चले, साथ ही साथ म्यू माइनस वन इंटू टी, इतना सा एक्स्ट्रा चलाना है। तो इसीलिए ये जो होगा सेंट्रल मैक्सिमा किधर शिफ्ट हो जाएगा? ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तो ऊपर ही जाएगा तब तो एक्स्ट्रा चलेगा लेंथ। सो दिस इज S1 एंड दिस इज S2, और ये ऐसा है। और अब मुझे ये बताना है कि कितना डिस्टेंस शिफ्ट होगा सेंट्रल मैक्सिमा। ये इस लोकेशन पे शिफ्ट हो चुका है। दिस इज सेंट्रल मैक्सिमा, और न्यू सेंट्रल मैक्सिमा, और पुराना सेंट्रल मैक्सिमा जो है इस जगह पे है। अब सेंट्रल मैक्सिमा है ही नहीं उस जगह पे, बस लोकेशन हम लोग को याद है कि वो मिड पॉइंट है। तो ये हाइट कितना होगा, कितना शिफ्ट होगा? शिफ्ट ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, ये निकालना है मुझे। बोलो कितना हो जाएगा? हमें पता है कि मैंने इस जगह पे ग्लास स्लैब दिया है, और ग्लास स्लैब दिया, और सेंट्रल मैक्सिमा पे डेल्टा एक्स कितना होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। सो दिस इज x1 एंड दिस इज x2, और पाथ डिफरेंस जो होगा वो हो जाएगा, दैट विल बी, सबसे पहले नीचे वाला x2 और ऊपर वाला कितना हो जाएगा? x1 प्लस ऑफ म्यू माइनस वन -1 इंटू टी, दिस वन। तो ये आ जाएगा x2 माइनस ऑफ x1 इंटू म्यू माइनस वन इंटू टी, बराबर। और इसका डिस्टेंस जो है हम लोग इस तरीके से निकालते थे, क्योंकि जब ये दोनों पैरेलल हो गए लाइट रेस, क्योंकि एजम्पशन हमने लिया कैपिटल डी इज मच मच ग्रेटर देन स्मॉल डी, परपेंडिकुलर ड्रॉप करते थे, और ये जो डिस्टेंस आता था डेल्टा एक्स, विच इज बेसिकली x2 माइनस ऑफ x1, वो कितना आता था? डी साइन थीटा, याद है? तो मैं इसका वैल्यू इधर पुट कर लेता हूँ। दिस इज डी साइन थीटा माइनस ऑफ म्यू माइनस वन इंटू टी, और डेल्टा एक्स जो पाथ डिफरेंस होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। इसका वैल्यू मैंने जीरो पुट कर लिया। इधर से आ गया डी साइन थीटा इज इक्वल्स टू म्यू माइनस वन इंटू टी, और इस थीटा को मैं नाम दे देता हूँ अल्फा। अल्फा कहाँ पे है? ये अल्फा जहाँ पे सेंट्रल मैक्सिमा है, उसको हम लोग अल्फा नाम दिए, उस एंगल को। अल्फा, तो मेरा अल्फा निकल के आ गया, डेट साइन अल्फा इज इक्वल्स टू म्यू माइनस वन इंटू टी डिवाइडेड बाय डी। तो अब इसमें ऐसा नहीं बोल सकते कि साइन अल्फा अल्फा हो जाएगा, बिल्कुल नहीं बोला जा सकता है। वो डिपेंड करेगा म्यू टी डी के वैल्यूज पे। अगर म्यू माइनस वन इंटू टी काफी ज्यादा छोटा है डी से, तभी मैं बोलूंगा कि साइन अल्फा अल्फा हो गया, बराबर। और दूसरा चीज,
कि y वैल्यू मुझे निकालना था, तो y अब कितना हो जाएगा, ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितना है, d है, और ये एंगल कितना था, अल्फा। तो अल्फा कितना हो जाएगा, टेन अल्फा। टेन अल्फा इज इक्वल टू वाई बाय कैपिटल डी। तो ये चीज काफी छोटा होता है या नहीं होता है, ये डिपेंड करता है टी पे। और जब हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं तो एक्सपेरिमेंट में ये जो थिकनेस होता है वो काफी ज्यादा छोटा लेते हैं हम लोग, ठीक है, काफी ज्यादा, एकदम में होता है, उससे भी ज्यादा छोटा होता है, एकदम थिन पेपर सा होता है। तो ये डी का वैल्यू काफी ज्यादा छोटा है, और अप्रोक्सीमेशन हम लोग ले सकते हैं। तो साइन अल्फा को अल्फा लिखा जा सकता है और टेन अल्फा को अल्फा लिखा जा सकता है। तो इधर से अब मेरे पास इन दोनों के वैल्यूज को इक्वल करने के बाद क्या रिजल्ट आएगा, y by d. So y is equals to y for central maxima is equals to mu minus 1 into t capital D divided by small d, जो कि वेवलेंथ पे डिपेंड नहीं कर रहा है। ये कितना शिफ्ट होगा ऊपर, शिफ्ट ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम, ये कितना शिफ्ट होगा ऊपर, ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि तुमने ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिया है वो कितना लिया, और थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब कितना है। ये इस बात पे डिपेंड नहीं करेगा कि वेवलेंथ कौन सा लाइट यूज कर रहा है, रेड हो या फिर वायलेट हो, कोई सा भी लाइट को यूज करो, उसका सेंट्रल मैक्सिमा उतना ही लेंथ से शिफ्ट होगा। इसका दूसरा रिजल्ट भी याद किया जा सकता है, क्योंकि जो बीटा होता है फ्रिंज विड्थ, वो क्या होता है, लैम्डा डी बाई स्मॉल डी। तो इसको मैं इससे रिप्लेस करना चाहता हूँ, तो बीटा बाय लैम्डा हो जाएगा। y for central maxima will be equals to mu minus 1 into t, और आ जाएगा बीटा बाय लैम्डा। जो तुम्हें रिजल्ट याद करने में अच्छा लगे वो याद कर सकते हो। तो अगर मैं अब फ्रिंजेस पैटर्न के बारे में बात करूं, तो पूरा का पूरा जो पैटर्न होगा वो पूरा ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, कितना डिस्टेंस से, इतना डिस्टेंस से शिफ्ट हो जाएगा, और कोई भी असर नहीं पड़ेगा। जैसे कि मान लो ऐसा पैटर्न मिल रहा था पहले, थोड़ा डिफरेंट पैटर्न में बनाता हूँ इंटेंसिटी का। ऐसा पैटर्न बन रहा था इंटेंसिटी का, और इस लोकेशन पे सेंट्रल मैक्सिमा था, क्योंकि इस जगह पे दो सोर्सेस दिए गए थे S1 एंड S2। लेकिन जैसे ही तुमने अब सिस्टम को चेंज किया और सिस्टम में क्या लाया, एक ग्लास स्लैब लाया जिसका थिकनेस काफी कम है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, तो सारा का सारा जो पैटर्न है वो ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, और ये जो सेंट्रल मैक्सिमा था पहले वो इस लोकेशन पे ना मिल करके मुझे इस लोकेशन पे मिलेगा, ठीक है, कुछ इस टाइप से आएगा। तो हर एक पैटर्न शिफ्ट हो चुका है, पैटर्न इंटरफेरेंस पैटर्न will shift up by mu minus y distance, where y is mu minus 1 into t capital D by small d। अब इसमें और भी मॉडिफिकेशंस किए जा सकते हैं। मॉडिफिकेशन ये हो सकता है कि जो लाइट है वो इस तरीके से फॉल तो कर ही रहे हैं, और मैंने एक ग्लास स्लैब ना लगा करके दो ग्लास स्लैब लगाया, कहाँ पे, S1 पे भी लगाया और S2 पे भी लगाया। तो देखो उसको कैसे कर सकते हैं, उसको क्वेश्चन में ही कर लेते हैं। लेट से दिया गया ये सोर्स है S1 और ये S2 है,
और एक ग्लास स्लैब को लगाया गया है नीचे। जो डिस्टेंस है वो काफ़ी ज़्यादा गिवन है। दिस डिस्टेंस इज 1 मीटर और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस गिवन है d इज इक्वल्स टू 1 mm और जो थिकनेस है t एंड म्यू दोनों दे रखा है। म्यू इज इक्वल्स टू 3/2 and t is equals to let's say 200 nanometer 2000 nanometer कर लो, इतना थिकनेस दिया हुआ है। तो अब क्वेश्चन पूछा गया कि पहला फाइंड द शिफ्ट ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम, मैग्नीट्यूड एंड डिस्टेंस एंड डायरेक्शन दोनों निकालना। दूसरा पूछा गया फाइंड द थिकनेस another medium of refractive index 4/3 should be used at S1 such that central maxima remains unchanged। सॉल्व करो इसको। तो सबसे पहले तो जिस तरफ स्लैब लगेगा शिफ्ट भी उसी तरफ होगा, इस बात को हमेशा याद रखेंगे। हमने जो स्लैब लगाया है नीचे वाले सोर्स पे लगाया है, तो शिफ्टिंग जो होगा वो भी सेंट्रल मैक्सिमा का नीचे होगा। ठीक है, तो सेंट्रल मैक्सिमा इस जगह पे बनेगा। कितना डिस्टेंस नीचे शिफ्ट करेगा ये मुझे पहले क्वेश्चन में निकालने बोला गया। तो y का वैल्यू क्या है, y का फॉर्मूला याद करो, म्यू माइनस 1 इंटू टी और कैपिटल डी बाय स्मॉल डी, ये फॉर्मूला है। इसमें वैल्यूज को पुट कर लेते हैं, 3/2 माइनस 1, टी का वैल्यू है 2000 नैनोमीटर, तो 2000 इंटू 10⁻⁻⁹, कैपिटल डी का वैल्यू 1 और स्मॉल डी का वैल्यू 1 इंटू 10⁻⁻3। तो इसको कैलकुलेट कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो लगभग लगभग कितना आ जाएगा 6, ये 1/2 इंटू 10⁻⁻3 और ये हो जाएगा 0.5 mm। सही है, इतना शिफ्ट हुआ है। दूसरा मुझे क्वेश्चन में ये पूछा गया कि कितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं, कितना थिकनेस का मुझे एक मीडियम यूज करना चाहिए, कहाँ पे, सोर्स 1 पे, ताकि जो सेंट्रल मैक्सिमा हो वो उसी लोकेशन पे बने। इसका मतलब ये है कि इसने एक्स्ट्रा पाथ चला, ये कितना एक्स्ट्रा पाथ चला, μ1 माइनस 1 इंटू T1, और इसने कितना एक्स्ट्रा पाथ चला है, μ2 माइनस 1 इंटू T2, और ये दोनों एक्स्ट्रा पाथ जो चला है वो दोनों इक्वल हो जाना चाहिए, तभी तो सेंट्रल मैक्सिमा उसी लोकेशन पे बनेगा। बोलो, समझ में आ रहा है? हाँ सर। इंटू T1। अब इन सभी के वैल्यूज को बस पुट करना और कुछ नहीं। μ2 का वैल्यू है 4/3 माइनस 1, T2 इज इक्वल्स टू μ1 एंड T1 है इज कितना भी T1, T को
टी रहने दो, अभी बाद में पुट कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 4 1/3 1/2 और T2 का वैल्यू निकल के आ जाएगा 3/2 इंटू टी। इस टी का वैल्यू पुट कर लो, आंसर आ जाएगा 3000 नैनोमीटर। समझ में आया या नहीं आया? हाँ सर। है ना। अब इसके बाद है YDSC विथ ऑब्लिक इंसिडेंस। अभी मॉडिफिकेशन ही चल रहे हैं, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का मॉडिफिकेशन, जिसमें कि एक और है ऑब्लिक इंसिडेंस। ऑब्लिक इंसिडेंस का क्या मतलब है? मतलब कि जो रेज है वो कुछ पर्टिकुलर एंगल पे फॉल कर रहे हैं। अब कुछ एंगल पे सर फॉल 3 करेंगे। मिनट बाद तो ऑब्लिक इंसिडेंस के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? दो पहले मैं सोर्सेज बना लेता हूँ। लेट्स से इस जगह पे ये डबल स्लिट है और ये स्क्रीन है। तो जो सोर्सेस पे जो वेव्स फॉल कर रहे हैं, S1 सोर्स और ये S2 सोर्स है, इस पे जो वेव्स फॉल कर रहे हैं वो किसी पर्टिकुलर एंगल पे आ रहे हैं, है ना। पहले कैसे आते थे? स्ट्रेट आते थे। अब वो क्या कर रहा है? किसी पर्टिकुलर एंगल पे आ रहा है। तो मैं एक एंगल पे रेज को फॉल करते हुए दिखा दे रहा हूँ, ऐसा। और दोनों रेज लेकिन पैरेलल है, ऐसा नहीं कि पहला वाला रेज और दूसरा वाला रे डिफरेंट एंगल पे आ रहा है, नहीं, दोनों रेज पैरेलल है। और अब ये इंटरफेरेंस पैटर्न क्रिएट करेगा। तो प्रॉब्लम क्या है इसमें कि ये दोनों जो रेज हैं वो जिस जगह से भी आ रहे हैं उस जगह पे उसका फेज डिफरेंस कितना था? 0 था। लेकिन जब सोर्स 1 पे और सोर्स 2 पे पास पहुंचा तो उस समय इन दोनों के पास फेज डिफरेंस हो गया है। कैसे हो गया? क्यों? क्योंकि इस पे मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा इस तरीके से। लेट्स से कि ये अल्फा एंगल पे इंसिडेंस है। लेट्स से कि ये जो है अल्फा एंगल है, ऑफ कोर्स ये वाला भी अल्फा ही एंगल होगा। तो इतना सा पाथ डिफरेंस पहले से ही क्रिएटेड है वेव 1 और वेव 2 के बीच में। तो यहाँ पे जो पाथ डिफरेंस आया है वो कितना हो जाएगा? क्योंकि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? स्मॉल डी। तो ये वाला जो लेंथ है ऑलरेडी ज्यादा, मतलब कि चला हुआ है, वेव 1 ऑलरेडी ज्यादा चला है। और कितना ज्यादा चला है? अगर इसके हम लोग वैल्यूज को निकालना चाहें तो ये एंगल होगा अल्फा, और ट्राइंगल से हम लोग डी साइन अल्फा निकाल लेंगे। इतना ज्यादा चला हुआ है। तो इसलिए जो वेव्स इंटरफेयर करेंगे इस जगह पे ओल्ड सेंट्रल मैक्सिमा है, तो यहाँ पे क्या सेंट्रल मैक्सिमा बनेगा क्या? नहीं, क्योंकि इस लोकेशन पे सेंट्रल मैक्सिमा इसलिए नहीं बन पाएगा क्योंकि दोनों का पाथ क्या है? सेम है, दोनों सेम लेंथ चलेगा। लेकिन 1 वाला वेव जो है वो एक्स्ट्रा इतना सा लेंथ चल चुका है, तो इसीलिए मुझे क्या करना पड़ेगा? अब 2 वाले को मुझे ज्यादा चलाना पड़ेगा ताकि दोनों सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर ले। तो लेट्स से कि इस पी पॉइंट पे जाकर के वो सेंट्रल मैक्सिमा फॉर्म कर रहा है, और हम लोगों ने इन सभी चीज को पहले ही निकाल के रखा है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस डी है और वो स्मॉल डी है। तो एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे फिर से हम लोग इस पे, और एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो ये ट्रायंगल बना। तो ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितना आता है? डी डी सेंटर साइन थीटा। अगर ये एंगल तुमने थीटा एज्यूम करा है तो, और ये एंगल तुमने अल्फा पहले से एज्यूम कर लिया है, ये डिस्टेंस कितना आता है? डी साइन अल्फा। साइन अल्फा। साइन अल्फा। अब चलो पार्ट डिफरेंस लेते हैं हम लोग, है ना।
तो ये पाथ डिफरेंस डी साइन अल्फा सिर्फ ऊपर वाले वेव के लिए था। जब ये पी पॉइंट पे पहुंचेगा तो इस लोकेशन के लिए पाथ डिफरेंस क्या होगा उसे हम लोग चेक करें। तो पाथ डिफरेंस पहला वाला जो वेव चला है x1 डिस्टेंस या फिर x2 डिस्टेंस मान लो दूसरा वेव, और x1 डिस्टेंस पहला वाला वेव चला। तो सेकंड वाला जो वेव है वो कितना डिस्टेंस चला, इतना सा लेंथ तो इक्वल होगा, बिल्कुल सही। और इतना सा लेंथ वो एक्स्ट्रा चला है और प्लस ये लेंथ चला है, तो हम लोग बोल देंगे S2P प्लस, और इस वाले लेंथ को मैं बोल लेता हूँ क्या बोलूँ, S बोल लेता हूँ, प्लस ऑफ S। और x1 वाला लेंथ कितना चलेगा, S चलेगा प्लस डी साइन अल्फा, S प्लस डी साइन अल्फा, और प्लस S1P, इतना डिस्टेंस चला। तो SS कैंसिल आउट हो गया, इसीलिए तो क्यों, क्योंकि ये दोनों डिस्टेंस क्या है, इक्वल है, इसीलिए मैंने सिर्फ S लिया है। तो अब आ जाएगा S2P माइनस ऑफ S1P, और साथ ही साथ आएगा माइनस डी साइन अल्फा। S2P माइनस ऑफ S1P का वैल्यू ये होता है, डेट इज डी साइन थीटा, जिसका वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर लेता हूँ, डी साइन थीटा माइनस ऑफ डी साइन अल्फा। सो दिस इज एक्चुअल में पाथ डिफरेंस, जो पाथ डिफरेंस होगा एक्चुअल का वो इतना होगा, पाथ डिफरेंस। तो अब मैं क्या चाहता हूँ कि सेंट्रल मैक्सिमा कितना डिस्टेंस ऊपर शिफ्ट हुआ है वो मुझे निकालना है, ये y डिस्टेंस। तो सेंट्रल मैक्सिमा कितना डिस्टेंस ऊपर शिफ्ट करेगा, हमें पता है सेंट्रल मैक्सिमा पे पार्ट डिफरेंस कितना होना चाहिए, 0, और फर्स्ट मैक्सिमा पे पार्ट डिफरेंस लैम्डा होना चाहिए। तो ये वैल्यू हो जाएगा 0 इज इक्वल टू डी साइन थीटा माइनस ऑफ डी साइन अल्फा। सो इस जगह से मैं बोल सकता हूँ कि जो साइन थीटा है वो साइन अल्फा के बराबर होना चाहिए, और हमारा थीटा इज इक्वल टू अल्फा इज इक्वल टू थीटा आ जाएगा, तो फिर थीटा इज इक्वल टू अल्फा, जो भी बोलो ये आंसर आ जाएगा। तो अल्फा एंगल तो हमें गिवन ही होगा क्योंकि ऑब्लिक इंसिडेंस हुआ है, और कितने एंगल पे होगा ये मुझे थीटा पता चल गया, ये थीटा पता चल गया। तो ये y लेंथ कितना होगा ये हम लोग निकाल सकते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, y बाई डी। तो क्या हो जाएगा, tan अल्फा इज इक्वल टू y बाई डी हो जाएगा। सो y इज इक्वल टू कितना होगा, d tan अल्फा। दिस इज द शिफ्ट ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमम ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम। अब ये अल्फा पे डिपेंड करता है कि इसका शिफ्ट ज्यादा होगा या कम होगा, है ना। अल्फा अगर छोटा होगा तो मैं डी अल्फा लिख दूंगा, नहीं तो tan अल्फा ही लिखना पड़ेगा, ये सिंपल सा चीज है। तो फर्स्ट मैक्सिमा सेकंड मैक्सिमा हम लोग कैसे निकालेंगे, उसके लिए पाथ डिफरेंस क्या लिखेंगे। तो जैसे लेंथ है, मैं दिखाता हूँ, ये दो सोर्सेस हैं, लाइन की पहले डिलीट करता हूँ। ये ऐसा है और ये सोर्स S1 एंड S2, क्या है इसका, हाँ। तो लेट्स से दिस इज सोर्स 1 एंड सोर्स 2, और ये है ओल्ड सेंट्रल मैक्सिमम। अब क्योंकि ऑब्लिक इंसिडेंस हो रहा है इस तरीके से, इस तरीके से, और कितने एंगल पे, अल्फा पे मान लेता हूँ। तो इसने कितना एक्स्ट्रा डिस्टेंस चला है, डी साइन अल्फा चला है, और जब मैं पॉइंट लूंगा
सेंट्रल मैक्सिमा वाला, ये है सेंट्रल मैक्सिमा वाला पॉइंट। तो सेंट्रल मैक्सिमा कहाँ पे होगा हमें पता है, वो जो लोकेशन होगा अल्फा और थीटा इक्वल होगा। ये है सेंट्रल मैक्सिमा। तो ये एंगल कितना होगा, थीटा। थीटा। और ये थीटा सेंट्रल मैक्सिमा के लिए क्या होगा, अल्फा के बराबर होगा। लेकिन अगर कोई भी पॉइंट ऊपर है इस लोकेशन पे पी पे, तो कौन सा डिस्टेंस ज्यादा होगा, सेकेंड वेव के लिए डिस्टेंस जो ट्रेवल हुआ है वो ज्यादा होगा। तो मुझे पाथ डिफरेंस लिखना है यहाँ पे कितना होगा। तो पाथ डिफरेंस जो होगा वो इस तरीके से लिखना होगा, कितना सा लेंथ ज्यादा चला है, कौन ज्यादा चला है, इसको बस काउंट करना है। ग्रीन वाले के लिए परपेंडिकुलर ड्रॉप किया मैंने, तो एक ये ट्रायंगल बना और एक ये ट्रायंगल बना। इसमें ये डिस्टेंस एक्स्ट्रा चला हुआ है, डेट इज डी साइन अल्फा, और इसमें इतना सा डिस्टेंस सेकेंड वेव एक्स्ट्रा चला है। बाकी ये दोनों लेंथ तो सेम ही है, और ये डिस्टेंस डी साइन थीटा है। कितना आ जाएगा, इसको मैं थीटा बोल लेता हूँ, ये एंगल। तो ज्यादा लेंथ कौन चला, सेकेंड वेव ज्यादा लेंथ चला है, तो पाथ डिफरेंस इस पे डी साइन थीटा माइनस ऑफ डी साइन अल्फा लिखा जाएगा। सेकेंड वेव क्योंकि ज्यादा चला है, ऊपर वाले का कोई सा भी लेंथ हो उसके लिए। और नीचे वाले के लिए क्या होगा, लेट से इधर है, तो इस वाले के लिए येलो लाइट यूज कर लेता हूँ। इस वाले के लिए जो लाइट वेव वन है वो दोनों तरफ से ज्यादा चल रहा है, ये डिस्टेंस भी ज्यादा चल लिया और ये डिस्टेंस भी ज्यादा चल लिया। तो मुझे पाथ डिफरेंस जो लिखना पड़ेगा वो दोनों का एडिशन लिखना पड़ेगा। पाथ डिफरेंस विल बी डी साइन अल्फा प्लस ऑफ डी साइन थीटा। अब इतना सा जो पाथ है या फिर लोकेशन है, उस लोकेशन के लिए हम लोग बात कर लेते हैं कि इसके लिए पाथ डिफरेंस क्या लिखेंगे। तो इस वाले के लिए पाथ डिफरेंस जो है, इस वाले लोकेशन में सेकेंड वेव ज्यादा चल रहा है और इस वाले लोकेशन में फर्स्ट वेव ज्यादा चल रहा है। तो अल्टीमेटली लेकिन फिर भी ज्यादा कौन चला, ज्यादा चला तुम्हारा कौन सा, सेकंड। फर्स्ट वाला ना, फर्स्ट वाला हाँ ज्यादा चला। फर्स्ट। ये हो जाएगा डी साइन अल्फा माइनस ऑफ डी साइन थीटा, बराबर। यहां से यहां तक में सेंट्रल मैक्सिमा ये लोकेशन है, तो सेंट्रल मैक्सिमा के ऊपर जितना भी है उसके लिए जो सेकेंड वेव होगा वो ज्यादा चलेगा ओवरऑल, इसीलिए हमने डी साइन थीटा माइनस डी साइन अल्फा लिखा है। तो इस पार्ट डिफरेंस को याद रखना, अगर ये पार्ट डिफरेंस याद रहेगा तभी तुम फर्स्ट मैक्सिमा, सेकंड मैक्सिमा, थर्ड मैक्सिमा का पैटर्न वगैरह बता पाओगे। और इस केस में भी क्या होता है, जो भी पैटर्न होता है वो पूरा का पूरा ऊपर शिफ्ट हो जाता है, जैसे कि हमारा ग्लास स्लैब वाले में था, वैसा ही केस इसमें होता है। चलो ठीक है, फिर इतना तक ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में इसके कुछ क्वेश्चन देख लेंगे और फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे आगे।